नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का इतना लंबा यानी 27 साल का सूखा खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बम्पर जीत दर्ज की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हो गई और यह हार बहुत बड़ी है क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए। केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा, जो पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उन्होंने मात दे दी। तो मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से जंग हार गए। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज तो मालवीय नगर से सोमनाथ भारती भी चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी के लिए बस इतनी सी राहत रही कि आतिशी चुनाव जीत गई। रमेश बिदोड़ी हार गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसके साथ अब एक नए सवाल का उदय होता है कि दिल्ली की कमान कौन संभालेगा, यानी चेहरा कौन होगा। इस बात की बहस शुरू हो गई है। वैसे केजरीवाल को हराने वाले सीएम के रेस में प्रवेश वर्मा जो हैं वो सबसे आगे दिख रहे हैं। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बीच एक बड़ी खबर यह भी आई कि दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। यह अपने आप में एक अनूठा कदम, अलहदा कदम, जो बहुत कम ही देखा जाता है, ऐसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सचिवालय में मौजूद सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अभिलेखों की सुरक्षा के लिए यह निर्देश दिया जाता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की अनुमति के बिना कोई भी फाइल इधर से उधर ना किए जा सके। कंप्यूटर, हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर न लिए जा सके। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों के अंतर्गत संबंधित प्रभारियों को उनके अंतर्गत आने वाले अभिलेख, फाइल, दस्तावेज, ई फाइल्स वगैरह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी जरूरी निर्देश होते हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है दिल्ली में और इसी के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की हार है। और यह जो हार है यह बड़ी है क्योंकि तमाम बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता वो सब हार। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है। एक वीडियो संदेश जारी कर केजरीवाल ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का जो भी निर्णय है, जनता को जो भी उन्होंने फैसला दिया है, हम उसे स्वीकार करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिस उम्मीद और आशा के साथ उन्हें वोट किया है वो उस पर काम करेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने पिछले 10 सालों में दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में काम किया। अब हमें जो जनता ने निर्णय सुनाया है, हम कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम सत्ता के लिए राजनीति में नहीं आए, हम आगे भी जनता के सुख दुख में काम आते रहेंगे। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा। इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो साफ तौर पर उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई दी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शैलेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह साहब, राजीव सर, आप दोनों का स्वागत है। शैलेंद्र साहब, शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। जिस जीत की उम्मीद को लेकर आप बेकरार थे, 27 सालों का इंतजार था और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट आ गया। तो ये जीत का जो स्वाद है ना सर, जब इतनी लंबी समय के हार के बाद, इतनी लंबी समय के इंतजार के बाद ये जो जीत आपको मिली है, ये सबसे बताइए, इस जीत का स्वाद क्या कुछ अलग होता है? निश्चित रूप से जो
श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के रास्तों में चलने वाली पार्टी और लोग जो है, जब 5 जनरेशन लगभग कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, त्याग तपस्या की, तो 2014 में पूर्ण रूपेण से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उसके पहले वाजपेयी जी की सरकार थी, जो हम कह सकते हैं गठबंधन की सरकार थी, लेकिन पूर्ण रूप से बहुमत जो है प्राप्त हुआ 2014 में प्राप्त हुआ। तो एक बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है और जो उस विचारधारा से जुड़े होते हैं, जो मात्र विचारधारा से, तो उनकी सतत प्रक्रिया संघर्ष जो है चलता रहता है। वैसे भी हमारी मात्र संगठन का 2025 में 100 साल पूरे होने जा रहे थे, तो दिल्ली कैसे छूती रहती, बिल्कुल, हम कैसे उनको गिफ्ट नहीं करते। कि पूरे संसार में भी किसी ने कहा कि नागपुर से मैसेज आता है, तो उनको कहूंगा नागपुर से मैसेज आया, दिल्ली ने स्वीकार कर लिया। वो 4000 वो मात्र संगठन के कार्यकर्ता जो पिछले 6 महीने से पन्ना प्रमुख के नाते, विस्तारक के नाते, प्रचारक के नाते, गली गली, झुग्गी झोपड़ी, चाहे 5 सितारा होटल हो, झुग्गी, हर जगह उन्होंने जो है जिस तरह से एक कार्य किया, जिस तरह से वो ठंड के समय रहे। इस बार दिल्ली में आपने देखा कि टेम्परेचर नवंबर से ही डाउन हो गया था, तो इस ठंड में उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लड़ी, तो कोई नया नहीं है। हम किसी चीज का इंतजार, एक शब्द आपने कहा कि दिल्ली में सूखा पड़ा था, उस वक्त भी हम संघर्ष कर रहे थे। 14 में 7 लोकसभा सीट हमको दी, जब लगातार 3 बार 7 लोकसभा से, उस माध्यम से हम प्रचार कर रहे थे, हम काम कर ही रहे थे, मुद्दा हम उठा ही रहे थे। और आज जिस तरह से 27 वर्ष बाद एक कार्यकर्ता के नाते, एक दिल्ली के नागरिक होने के नाते, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज दिल्ली का मुक्ति दिवस है। मुक्ति उस गंदी हवा से, उस गंदे अशुद्ध जल से, उस अशुद्ध वातावरण से, और दूसरी तरह जिस तरह से जालसाजी रची जा रही थी, जिस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे थे। कल ही आपने कहा कि वो जो है 15 करोड़ रुपए हमें दिए जा रहे हैं कि आप जो है हमारी पार्टी पे आ जाओ और आपको 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2019 में ये रेट 10 करोड़ था, जो सिसोदिया जी ने खुद लगाया था। कुछ दिन पहले जो है संजय सिंह कह रहे थे कि हमें जो है 25-25 करोड़ दिए जा रहे थे। तो इस तरह के अनर्गल आरोप, इस तरह के गैर तथ्य भरे आरोप, जो जिस तरह से एक राजनीति शुरू की थी केजरीवाल ने कि इल्जाम लगाओ, आगे बढ़ो, बेवकूफ बनाओ, आगे बढ़ो, धोखा दो, आगे बढ़ो, इस दिल्ली की जनता ने समझा है, उनके गठबंधन के लोगों ने भी समझा है। जनता आगे बढ़ गई, केजरीवाल पीछे बैठे रह गए। जनता बिल्कुल बहुत। अब राजीव जी, मैं अभी कुछ देर पहले, हमारे दर्शक भी सुन रहे थे, केजरीवाल साहब ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई दी और हार स्वीकार की। अच्छा, ये बताइए सर, इसमें आपको थोड़ा या किसी को आश्चर्य लगा कि केजरीवाल साहब ने इतनी सहजता से, जो आमतौर पर कंप्लेंट शिकायत करने के आदी हैं, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया? ईवीएम को उन्होंने दोष नहीं दिया, चुनाव आयोग को उन्होंने कटघरे में खड़े नहीं किया। ये पॉलिटिक्स का अब उनका कौन सा मूव है? देखिए, इसे एक मैच्योर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है। हार के साथ मैच्योर हो गए, ठीक है। हाँ, बोलिए सर। ये इसे मैच्योर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि परिस्थितियां हैं। अब आप देखिए, उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे हैं, कई सारे मामले हैं। हाँ, आप ये भी देखिए कि एलजी ने भी सारे रिजल्ट का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। उससे पहले एलजी ने सचिवालय को सील करवा दिया है। बिल्कुल। उनके खिलाफ अभी एक जांच चल रही है, जो उन्होंने कहा था कि हमारे 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। तो एक करप्शन की एक जांच चल रही है। तो आप ये समझिए, थोड़ा बहुत भी कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वो इस समय ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएगा, कोई इस समय किसी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाएगा, तो बीजेपी की धींगा मुश्ती पर सवाल नहीं उठाएगा, सो कॉल्ड। तो इस तरीके से ये तो परिस्थितियां हैं, और परिस्थितियों के हिसाब से इस समय मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के, बिल्कुल मैच्योर्ड पॉलिटिशियन। क्षमा करिएगा सर, मैं आपको टोक रहा हूं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच अन्ना हजारे साहब ने क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी की हार पर और भारतीय जनता पार्टी के जीत पर, उसको एक बार हम आप सबको सुनवा देते हैं। सुनिए। निष्काम भाव से जो कर्म होता है, निष्काम फल की अपेक्षा ना करते हुए जो आदमी अपना कर्म करता है, ये भगवान की पूजा होती है। निष्काम कर्म, यही भगवान की पूजा होती है। पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं,
तो जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है, उनके समझ में नहीं आया और इसके कारण वो गलत रास्ते में गया और डाउन हो गया। अन्ना हजारे साहब को आप सुन रहे थे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, आपको बीच में इंटरप्ट किया था, दर्शकों को सुनवा रहा था कि अन्ना हजारे साहब क्या बोले। एक बात तो है, पॉलिटिक्स में जितना केजरीवाल रेलेवेंस रखते हैं सामाजिक तौर पर अन्ना हजारे भी अभी तक गैर प्रासंगिक नहीं हुए हैं। जब जब बात केजरीवाल की होती है, अन्ना हजारे साहब का जिक्र नहीं हुआ था। यह जो बात उन्होंने कही है, निष्काम वगैरह वगैरह, जो उन्होंने वर्ड्स यूज किए, इशारा किसके तरफ था? देखिए, निश्चित रूप से ये इशारा केजरीवाल की तरफ है। और केजरीवाल जब पॉलिटिक्स में आ रहे थे तब उन्होंने मना किया था कि तुम्हें पॉलिटिक्स में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि अन्ना आंदोलन जो था तो किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं था, कोई पद प्राप्त करने के लिए नहीं था। उस समय जब चीफ मिनिस्टर बन गए तब अन्ना ने इन्हें राजनीति का धर्म भी सिखाया था कि अगर तुम शामिल भी हो गए हो और तुमने मुख्यमंत्री पद भी ले लिया है तो अब आपको कैसे करना है। अन्ना ने कहा था कि आपको लोकपाल लेकर के आना है, लेकिन वो 10 साल लगातार और लगभग 1.5-2 साल पहले लगभग 12 साल का इन्होंने शासन किया, 12.5 साल का, लेकिन ये लोकपाल नहीं लेके आई। तो इससे अन्ना काफी दुखी थे। और अन्ना की ये पहला बयान नहीं है, अन्ना कई बार समय समय पर अन्ना अरविंद केजरीवाल को प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर नसीहत देते रहे हैं। जब ये गिरफ्तार हुए थे शराब घोटाले मामले में, उस समय भी अन्ना ने इनको नसीहत दी थी। आज फिर वो नसीहत देते हुए नजर आए हैं। हाँ, जी, अब तो नसीहत लेने का वक्त भी है और इस पर अमल करने का भरपूर समय भी है। शैलेंद्र साहब, आपने भी बहुत बड़े बड़े घोषणे किए हैं इस बार दिल्ली में जनता के सामने। पुराने जो स्कीम्स थे उनको तो आप कैरी फॉरवर्ड कर ही रहे हैं, इसके साथ ही कुछ नए वादे भी किए हैं। आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए। कहने का आशय ये है कि क्या ये सब कुछ एक टर्म में, आने वाले टर्म में पूरा हो जाएगा या फिर इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसकी बानगी दिखने को मिल जाएगी जल्दी? परिवर्तन तो देखेंगे आप, हाँ, इस पे तो कोई दो राय नहीं। और नरेंद्र भाई मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और जिस भी राज्य में हमने सरकार बनाई है, आपने देखा जो डिलीवरी सिस्टम था, जो ट्रांसपेरेंसी थी, वो आप बदलाव देखेंगे। आज अगर आप उत्तर प्रदेश के गांव में जाए, झारखंड के गांव में जाए, मध्य प्रदेश के गांव में जाए, मैंने अपने बचपन में देखा था कि दलित बस्तियों में जो घर होते थे कैसे खपड़ैल होते थे। आज आप इन एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया जहां मैं दौरा किया, मैं जाता हूं, जहां गया हूं, जहां मेरा गांव घर है जी, वहां पे गांव में अमूल चूक परिवर्तन देखा है। आज मैं अच्छी तरह जानता हूं, मुझे दौर याद करता हूं जब हम लोग 98, 99 में स्कूल के छात्र हुआ करते थे, तो देखते थे कि गैस और एलपीजी जो चूल्हे होते थे, गैस चूल्हे, वो किसी विशेष घर के या फिर हायर इनकम ग्रुप के पास होते थे। आज आप चले जाइए, जब 12 करोड़ एलपीजी गैस बने हैं तो कहाँ कहाँ गए हैं। दलित, ओबीसी, मुस्लिम, न जात न धर्म देके उन सब गरीबों को दिए गए हैं जो कई वर्षों से केवल इस लालसा पे थे कब उनके यहाँ गैस आएगी, कब माता बहन गांव से लंग्स मुक्त होंगी, कि धुएं से मुक्त होंगी। आज मोदी जी ने धुआं मुक्त बना दिया है किचन को। मोदी जी ने जब डायरेक्ट ट्रैक स्कीम पॉलिसी के तहत जब जनधन 48-47 करोड़ जनधन योजना के खाते खोले तो लोग हंस रहे थे कि खाते खोलने से क्या होगा, पैसे तो भी होने चाहिए। आज डीटीसी से ट्रांसफर स्कीम से सीधा पैसे उनके अकाउंट में जाता है। और राजीव गांधी जी का बड़ा फेमस कोट है, स्टेटमेंट है कि मैं 1 रुपए भेजता हूं गांव के लिए, देशवासियों के विकास के लिए, पता नहीं क्यों केवल 20 पैसे या 15 पैसे पहुंच जाते हैं। हाँ। आज जितना पैसा भेजा जा रहा, अगर झारखंड के गांव हैं, मध्य प्रदेश गांव है, दिल्ली से जितना पैसा भेजा जाता है वो सीधा गांव में पंचायती राज सिस्टम के थ्रू, राष्ट्रीय या केंद्रीय स्कीम के थ्रू या राज्य सरकारों की स्कीम के थ्रू सीधा गांव का विकास है। गांधी जी ने कहा है कि जब गांव का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा। और सभी ने कहा है, जितने संत महात्मा है उन्होंने कहा है कि गांव के विकास से ही भारत की तरक्की का रास्ता है। करेक्ट। और देखिए शैलेंद्र, राजीव सर आपसे सवाल है, शैलेंद्र साहब ने 98, 99 का जिक्र किया तो उसी दौर का एक प्रसंग वह भी याद आता है जब कितने एक बार विवश हो गए थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न वाजपेयी साहब, जब उनकी सरकार ऐसे एक वोट से गिर गई थी, शायद जयललिता का वह वोट था। और उसके बाद कहने का यह आशा है कि कितनी डिपेंडेंसी थी कोएलिशन पर, सरकार पर। अब के इस दौर में, इस नए भारत में सर, आप देखते हैं हंग असेंबली, त्रिशंकु, ये सब चीज तो अब लगता है आउट ऑफ फैशन हो गए। ये नया भारत है,
जो बुलंदी से आवाज उठाता है और बुलंदी से चलता है। उसमें एक और वोट हाँ। सैफुद्दीन सोच का शामिल था, जो कश्मीर से आते थे। चलिए, अच्छा है, वैल्यू एडिशन आपने कर दिया उसमें। बोलिए राजीव साहब। देखिए, ऐसा है कि मतदाता भी मैच्योर्ड हुआ है। हाँ। मतदाता भी चाहता है कि आप अगर गठबंधन की सरकारें लेकर के आएंगे, त्रिशंकु सरकारें लेकर के आएंगे, तो आपका विकास नहीं हो सकता, क्योंकि एक सरकार को यदि पूरी पार्टी की सरकार आती है तो उसमें डिसीजन मेकिंग में फायदा होगा। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि इस समय केंद्र में तो गठबंधन की सरकार है, लेकिन जो सरकार है उसकी प्रकृति अलग है और उस पर भी जो नियंत्रण है वो किसी एक ही पार्टी विशेष का है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि यहाँ ये लोग जीते जरूर हैं, अच्छे मेजोरिटी से जीते हैं, लेकिन बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अब पहली चीज, सबसे बड़ी चुनौती होगी कि सीएम फेस कौन, सीएम होगा कौन। अब आपने चुनाव तो निकाल लिया बिना सीएम फेस के, लेकिन अब सीएम कौन होगा? किसी पूर्वांचली को लेकर आएंगे, किसी जाट गुजर को लेकर के आएंगे, किसी बनिया को बनाएंगे या किसी पंजाबी को बनाएंगे? आखिर बनाएंगे क्यों? सर थोड़ा सा ना हम भी कल्पना कर लेते हैं सर, राजीव सर, थोड़ा सा कल्पना कर लेते हैं। आमतौर पर हमें कल्पना नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन होगा वह सीएम का चेहरा? कहीं साहिब सिंह वर्मा साहब के बेटे तो नहीं? देखिए, ये कहना बहुत दूर होगा, क्योंकि साहिब सिंह वर्मा, प्रवेश वर्मा को लेकर के सहमति नहीं है। ओके। हालांकि अमित शाह ने उनको बुला करके एक संकेत दे दिया है कि संभवतः ये हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को लेके आएगी, वो ऐसा हो जो निरापद हो, जिसके नाम को लेकर के विवाद ज्यादा ना हो, या जिसके पास में अच्छे विधायकों का समर्थन हो, अच्छी संख्या में विधायकों का। ये बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप राजीव जी। और एक बार हमारे साथ शैलेंद्र प्रताप सिंह साहब भी बैठे हुए, उनसे भी पूछ ही लेते हैं। सर, अब देखिए, अब बात राजीव सर ने की है सीएम फेस की, तो अब तो हम उस दौर में हैं राजनीति के जब सीएम फेस पे चुनाव नहीं लड़ा जाता और पर्ची से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सीएम के रूप में सामने आता है जिसे संभवतः कोई नहीं जानता है। क्या दिल्ली भी एक बार वैसा ही कोई सिस्टम देखेगा या आपकी राय इससे थोड़ी अलग है? भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया है और उसमें दो तीन चीजें बहुत क्लियर रहती हैं, बड़ी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी व्यक्ति विचारधारा से मेल खाता है उसका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, विचारधारा स्तर देखा जाएगा, कितने दिनों से पार्टी में सेवा में लगा हुआ हो और कार्यकर्ता के अनुरूप जो कार्यकर्ता विचार कर रहे हो और कार्यकर्ताओं की जो सुन रहा हो और जो कार्यकर्ताओं में पॉपुलर हो, वही मुख्यमंत्री बनेगा। और जो 47-48 विधायक मुझे लग रहा आ रहे हैं, 48 के 48 ही दौड़ में शामिल है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अथक प्रयास किया है और सबके पास 15-20 साल का अनुभव है। कोई युवा भी है, कोई सीनियर भी है। तो मुझे लगता है कि उसमें से जो सबसे बेहतरीन व्यक्ति होगा, जिसके पीछे कार्यकर्ता खड़ा होगा, जिसके पीछे जिसको केंद्रीय नेतृत्व विश्वास होगा कि दिल्ली में जो हमने वादे किए, आपने खुद कहा कि इतने सारे वादे हैं, और फिर मोदी जी के सपनों को और कार्यकर्ताओं के सपनों को कौन मूर्त रूप देगा, ऐसे व्यक्ति को एक को मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी पेश करेगी और मान के चलिए बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री आपको मिलने जा रहा है। चलिए, थोड़ा समय है तो वो कौन हो सकता है, इनसे पूछे हो कौन सकता है? वो बता ही मैंने कहा 48 के 48 विधायक सभी दौड़ पे हैं, सभी दौड़ में है। ये नहीं बताए, शैलेंद्र प्रताप सिंह बताएं कि भाई इसमें कौन हो सकता है? क्या कोई बाहर का व्यक्ति हो सकता है या वो व्यक्ति हो सकता है जिसने बहुत सारे विधायक जिताए हैं? हालांकि मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, ये खुद बताएं तो बेहतर होगा। क्या वो भी हो सकते हैं? शैलेंद्र साहब का कोई पर्सनल फेवरेट तो हो सकता है, लेकिन क्या वो बीजेपी का भी फेवरेट होगा? बोल ही दीजिए। जो मुझे लगता है कि मैं भी एक मामूली एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और जितने कार्यकर्ता हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व है, दोनों के समावेश से ही और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कैरी कर सकता है, क्योंकि हमारा इस वर्ष जो है अमृत काल चल ही रहा है। हम तो चाहते हैं कि शैलेंद्र बाबू भी सीएम बन जाते, यदि चुनाव लड़ लेते तो। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दायित्व तो जिम्मेवारी होती, चाहे सीएम हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, उसको एक दायित्व के रूप में लेता है। तो मुख्यमंत्री कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 48 में से एक बेहतरीन मुख्यमंत्री आपको मिलने जा रहा है। ठीक है। अब देखिए राजीव सर, हमने बात दिल्ली की मुख्यमंत्री की, स्वाभाविक सी बात है, अभी नाम के ऊपर वो मोहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली की जो सर जीत है ना, उसकी गूंज मिल्कीपुर तक सुनाई दे रही है राजीव सर, और जितनी गूंज यहां सुनाई दे रही है, मुझे तो लगता है कई गुना ज्यादा मिल्कीपुर में सुनाई दे रही है। कौन सा वो फैक्टर था जो मिल्कीपुर बचा नहीं पाई समाजवादी पार्टी? राजीव सर देखिए,
मिल्कीपुर में, एक तो मिल्कीपुर के जो स्थानीय लोग मतदाता हैं उनके अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस था कि वहां पर बीजेपी हार गई, प्रायश्चित का मौका था। उसका हार का एक गिल्टी कॉन्शियस था, वो उसे उन्हें पूरा करना था। तो वहां के मतदाताओं ने अपनी पुरानी गलती को उसको पूरा किया, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज ये है कि कितने सारे विधायक लगे हुए थे, कितने मंत्री लगे हुए थे, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कितनी बार जा चुके थे। जी। तो एक सीट के लिए 46 लोग 47 लोग कैंपेन कर रहे थे, तो आप समझिए उसका असर तो होना ही होना है। नहीं, बिल्कुल। और बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी हारी थी, तो उसका एक तरीके से अपराध बोध वहां के लोगों में था। नहीं, ये भी आप और उसको उससे उस कलंक से वो अपने आप धोना चाहते थे। तो उन्होंने उनको चंद्रभान को जिता करके उस कलंक को धोने का काम। ठीक है। नहीं, राजीव सर, आपने एक इम्पोर्टेंट बात बताई है। शैलेंद्र प्रताप सिंह साहब से भी उनका व्यू पॉइंट जान लेते हैं। सर देखिए, जिस ओर राजीव जी इशारा कर रहे हैं कि भाई एक अपराध बोध था, यानी कहने का मतलब था पश्चाताप कर रहे, प्रायश्चित कर लिया उन्होंने। जब वो खुद ही आतुर थी वहां की जनता, तब आपको इतना जोर लगाने का क्या जरूरत था सर? इतनी बड़ी फौज आपने लगा दी मिल्कीपुर जीतने के लिए, बताइए। आसानी से तो फतह कर लिया। क्या जीत है, बेहतरीन जीत है, मार्जिन तो देखिए। अब सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी कोई एकल पार्टी तो है नहीं, भाजपा की एकल परिवार की पार्टी है, ये संयुक्त परिवार की पार्टी है। और जब ज्वाइंट फैमिली रहती है तो निश्चित रूप से 20 हाथ जाते हैं उसमें। अच्छा। अब जब आपकी पार्टी अकेले ही है, अखिलेश यादव, तो अकेले ही जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत लोगों को शामिल तो किया नहीं। क्योंकि 20-30 साल से आपकी पार्टी, आपको अध्यक्ष रहना है, आप ही के परिवार से सांसद रहना है, आप ही के परिवार से मुख्यमंत्री रहना है। तो ये कहना कि भाई 46 लोग आए, 70 लोग आए, मेरा परिवार बड़ा है, मेरे परिवार के सभी लोग आए। और दूसरी चीज है, एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि वाकई में पश्चाताप का वोट था। जिस तरह से याद करिए आप, भगवान राम जब लंका विजय के बाद जब लौटे अयोध्या, तो उसमें एक वहीं के नागरिक ने धोबी ने इल्जाम लगाया माता सीता पर, भगवान राम के ऊपर। और उसके बाद जब माता सीता को महल छोड़ना पड़ा, तो वो बिल्कुल पूरी अयोध्या जो है पश्चाताप के बोध पे चली गई कि कितना बड़ा गुनाह कर दिया इसने। अब उसके पीछे क्या मंशा थी, भगवान मालिक है। लेकिन उसी तरह उसके बाद भगवान राम ने 1000 वर्ष शासन किया। ठीक है, उसी तरह मिल्कीपुर जो है, आपके पास आएंगे। राजीव जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनका भी कमेंट ले लेते हैं। बोलिए सर। देखिए शैलेंद्र जी, साफ नहीं कह रहे हैं, मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से योगी आदित्यनाथ, इस समय उनकी जो स्थिति थी वो दूध की जली हुई बिल्ली की थी। तो गर्म दूध पी लिया गया था। योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए इतनी सारी फौज उतारी, इसलिए दर्जन भर बार जो है वो चीफ मिनिस्टर खुद वहां पहुंचे। तो सर लगे हाथ पूछ ही लेते हैं इस मौके पर, शैलेंद्र सर, बीजेपी की जीत है कि योगी की जीत? मुझे लगता है दोनों की ही जीत। और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित रूप से है, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा योगदान रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां डटे हुए थे। और योगी जी को तो हर चीज देखना, दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने वीरेंद्र सहवाग की तरह बल्लेबाजी की कि उन्होंने पहली 23 जनवरी को सभा होती है और यमुना का मुद्दा, शुद्ध जल का मुद्दा, और उन्होंने जो उनका नारा आजकल उद्भव वाक्य बना हुआ है, प्रधानमंत्री स्वयं ने उसको सपोर्ट किया है कि बटोगे तो कटोगे, एक ने तो सेफ रहोगे। तो मुझे लगता है कि चारों तरफ उदाईमान है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक चल रहा है। तो मिल्कीपुर उन्हीं विधानसभा, एक विधानसभा है। ठीक है। अब राजीव जी, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी। देखिए, वो तो कह रहे हैं बीजेपी की भी जीत है, योगी की जीत है, लेकिन इतना सरल है क्या, या वाकई इतना सरल है? बिल्कुल इतना सरल नहीं है। ये सरल बिल्कुल भी नहीं था। ये स्थानीय लोगों की वजह से जीते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर इन्होंने ढील डाल दी होती, और जो लोकसभा हार के बाद में योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम को मिला करके जो एक रिफ्ट बना था, अगर वो रिफ्ट बना हुआ होता तो शायद मुझे लगता है कि ये नहीं जीत पाते। वो तो हर कोने से कोशिश की गई कि ये किसी से वो रिफ्ट सामने ना आए और ये जीत ली जाए, और सारी कोशिश की गई है। आप समझिए, आखिरी दम तक कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से हम हार ना पाए, कोई कोना बचे ना खाली। ठीक, तब जीते हैं ये। बिल्कुल, लेकिन जो भी हो इसमें भी जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, उनको हम नेगलेक्ट उनको भी नहीं कर सकते। ठीक है। हालांकि प्रशासन निष्पक्ष है कहा जाता है, लेकिन उसकी जो विशेष शक्ति होती है
ठीक है। वो शक्ति को तो कहीं ना कहीं देखना ही पड़ेगा ना। ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन जीत जो है ना, जीत बड़ी होती है और उसमें बहुत सारे कारण, उसकी विसंगतियां छुप जाती है। कहने का यही आशय है कि मिल्कीपुर तो जीते ही, दिल्ली भी जीत गई, तो इस जीत का जो मजा है वो कुछ ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सामने अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, दिल्ली तो जीते ही, मिल्कीपुर भी जीत लिए और इन दोनों जीत के साथ मैसेज क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुख कायम है। लोकसभा में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था, लेकिन वापस भारतीय जनता पार्टी इज बैक ऑन ट्रैक। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।